हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं MMPC 012 का रैपिड रिकैप। जल्दी से समझ लेते हैं क्या है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सो इससे पहले हम समझते हैं भाई स्ट्रेटेजी क्या है। स्ट्रेटेजी अ लॉन्ग टर्म प्लान टू अचीव बिजनेस गोल लाइक अ गेम प्लान टू विन अ मार्केट। सो स्ट्रेटेजी का मतलब होता है एक लॉन्ग टर्म प्लान जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर आप डिसाइड करते हो 6 महीने में 10 kg वेट कम करना है, तो आप प्लान करोगे कि हेल्थी खाना खाऊंगा, वर्कआउट करूंगा, शुगर अवॉइड करूंगा। सो ये सब स्ट्रेटेजी हो गई। सो अब बात करते हैं फीचर्स क्या हैं स्ट्रेटेजी के। फीचर्स और नेचर ऑफ स्ट्रेटेजी क्या है। तो लॉन्ग टर्म होते हैं जो स्ट्रेटेजी होते हैं, वो शॉर्ट टर्म प्लान नहीं होते, लॉन्ग टर्म होते हैं। फ्यूचर ग्रोथ पे फोकस होता है इनका, और गोल ओरिएंटेड होते हैं। जैसे क्लियर टारगेट होता है कि क्या अचीव करना है, वो पता होता है, क्लियर कट पता होता है। पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लिंक करते हैं, जैसे सारे डिपार्टमेंट के गोल मिलते हैं। ओके, और ज्यादातर ये जो स्ट्रेटेजीज हैं वो सीईओ या बोर्ड डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। जो बड़े लेवल पे लोग होते हैं वो लोग डिसाइड करते हैं। अगर जैसे रिलायंस जियो डिसाइड करता है कि 5G नेटवर्क पे फोकस करना है, तो वो एक लॉन्ग टर्म हाई लेवल स्ट्रेटेजी होती है। ओके, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्यों जरूरी है। एक डायरेक्शन मिलती है कि जैसे गूगल मैप तुमको डायरेक्शन देता है, उसी तरह से ये बिजनेस को डायरेक्शन देता है कि भाई किस तरफ को आगे बढ़ना है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है, मार्केट में आपको यूनिक बनाता है। रिसोर्सेज का बेस्ट यूज होता है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी है कि तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारे पास रिसोर्सेज है उसको तुम सही से एलोकेट कर पाओगे और सारा काम अच्छे से होगा, एफिशिएंटली होगा। लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी। अब कौन कौन से लेवल होते हैं स्ट्रेटेजी। एक होता है कॉर्पोरेट लेवल, ओके, जो ओवरऑल डायरेक्शन देता है, जो बड़े लेवल पे जो स्ट्रेटेजीज बनती है। जैसे अगर तुम्हें कोई नए मार्केट में, जैसे तुम अभी अगर हम टाटा की बात करें, अगर वो अभी स्टील बना रहा है, अभी किसी मोटर इंडस्ट्री में निकलना है, कार वगैरह में, तो एक बड़ा डिसीजन है। सो कॉर्पोरेट लेवल पे स्ट्रेटेजी बनता है कि हम कैसे नए प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। दूसरा होता है बिजनेस लेवल पे। बिजनेस लेवल पे मतलब जो कंपीटिंग इन अ स्पेसिफिक मार्केट, जैसे प्राइस, क्वालिटी, उस चीज को लेके जो स्ट्रेटेजी बनती है। फिर आता है फंक्शनल बेस पे, जो डे टू डे टास्क एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जो स्ट्रेटेजी होती है, जैसे HR प्लान करती है, HR पॉलिसीज होती है, मार्केट प्लान्स होते हैं, वो सब। ओके, अब जो स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, कौन कौन से स्टेज होते हैं, स्टेप्स होते हैं। एक होता है फॉर्मेशन, प्लानिंग। इसमें हम डिसाइड करते हैं कि भाई हमारा गोल क्या है, और ये इंटरनल और एक्सटर्नल एनालाइज करता है कि, और उसके बाद गोल सेट करते हैं। ओके, जैसे जोमेटो डिसाइड करता है कि 10 मिनट की डिलीवरी लॉन्च करनी है। फिर आता है इम्प्लीकेशन। ओके, इम्प्लीकेशन में क्या होता है, हम उसको जो हमने प्लान किया उसको एक्चुअल में करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक टीम हायर करते हैं, या प्रोसेस सेट करना, रिसोर्सेस लगाना। उसके बाद जो थर्ड आता है इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। उसमें क्या है, चेक करना जो हमने प्लान किया है वो काम आ रहा है या नहीं। अगर चेंजेस चाहिए तो हम वो चेंज लाते हैं। ओके, जैसे जोमेटो कस्टमर से फीडबैक ले रहा है कि जो तुम्हारे पास 10 मिनट में डिलीवरी आ रही है या नहीं, कितना देर लग रहा है। ओके, वो सब। अब हम बात करेंगे विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव एंड गोल से। स्ट्रेटेजी बनाना स्टार्ट होता है विजन से और मिशन डिफाइन करके। अगर कंपनी को ये नहीं पता है कि उनका ड्रीम क्या है, यानी कि विजन क्या है, और वो क्या करना चाहते हैं, यानी कि उनका मिशन क्या है, तो उसके गोल और प्लान कभी क्लियर नहीं होंगे। सो एक कंपनी को विजन और मिशन होना बहुत जरूरी होता है। ओके, सो अब मिशन स्टेटमेंट क्या है। मिशन होता है फ्यूचर ड्रीम ऑफ द कंपनी, वेयर वी वांट टू बी। ओके, सो विजन का मतलब होता है कंपनी का फ्यूचर ड्रीम क्या है, यानी वो लॉन्ग टर्म में क्या बनना चाहती है। जैसे कि अगर मेरी बात करें, मेरा विजन है इंडिया का नंबर 1 NBA स्टडी यूट्यूब चैनल बनाना अगले 3 साल में। ओके, सो अब ये मेरा मिशन है। अब विजन क्या है। विजन होता है व्हाट वी डू, whom वी सर्व, हम क्या कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। ओके, सो मिशन स्टेटमेंट बताता है कि क्या काम करते हैं और कौन लोग हैं जिनके लिए हम काम कर रहे हैं। ये होता है प्रेजेंट फोकस में। जैसे कि मेरा मिशन है MBA स्टूडेंट के लिए एग्जाम ओरिएंटेड, सिंपल और यूजफुल कंटेंट बनाना। विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, गोल एंड एक्शन। एक कंपनी का स्ट्रेटेजी प्लानिंग का फ्लो कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले मिशन, फिर विजन, फिर ऑब्जेक्टिव, गोल्स एंड देन एक्शन प्लान। विजन यानी सपना, फ्यूचर ड्रीम, कि हम क्या चाहते हैं। मिशन, क्या काम करते हैं हम, करंट पर्पस। ऑब्जेक्टिव होता है बड़ी सोच। ओके, बड़ी सोच मतलब जो हमारा लॉन्ग टर्म एम है। ओके, और गोल होता है छोटे और स्पेसिफिक टारगेट जिनको हम अभी मेजर कर सकते हैं। ओके, और एक्शन होता है एक्चुअल स्टेप या काम। ओके, अगर हम इस वीडियो का एग्जांपल लेके बात करें, जैसे कि मेरा विजन है कि बिकम इंडिया टॉप इग्नू MBA चैनल। ओके, वो मेरा विजन है। मैं चाहता हूं कि मैं टॉप इग्नू MBA चैनल बनूं। और मिशन क्या हो गया कि हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न थ्रू इजी प्रैक्टिकल वीडियोस। अब इसमें मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है मेरा सपना क्या है कि रीच 5 लाख इग्नू स्टूडेंट्स इन 2 years। अब इसमें मेरा गोल क्या है। गोल है छोटा, कि एटलीस्ट हैव 10,000 सब्सक्राइबर इन
12 months। ओके, अब एक्शन क्या है? अपलोड रेगुलर वीडियोस। ये है विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। अब हमारे पास आता है स्मार्ट ऑब्जेक्टिव, क्लियर टारगेट सेटिंग। अगर आपको गोल बनाने हैं तो वो स्मार्ट होने चाहिए, और स्मार्ट का फुल फॉर्म है ये: स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। स्पेसिफिक मीन्स स्पेसिफिक होना चाहिए कि ये ऐसा नहीं कि हाँ मुझे बहुत सब्सक्राइबर चाहिए, मुझे एक टारगेट होना चाहिए कि हाँ मुझे इतने 500, 1000 इतने सब्सक्राइबर चाहिए। जो स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। मेजरेबल होना चाहिए, जो भी हम गोल हम रख रहे हैं वो हम मेजर कर सकें, ऐसा होना चाहिए जिसका हम ट्रैक कर सकें। अचीवेबल होना चाहिए, ये नहीं कि हमने भाई ऐसी हवा में तीर मार दे कि भाई मुझे करोड़ों 10 दिन में करोड़ों लोग चाहिए, नहीं। ऐसा होना चाहिए जो हमारा गोल होना चाहिए जो अचीव भी हो सके। रेलेवेंट होना चाहिए, ओके, आर फॉर रेलेवेंट, ओके। और टाइम बाउंड होना चाहिए कि हमेशा इसकी एक लिमिट होना चाहिए कि जो हमारा गोल है वो कब तक हमें पूरा करना है। ओके, सो आई होप यहाँ तक तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही हो और तुम्हें समझ आ रहा है। अगर तुम्हें समझ आ रहा है और तुम यहाँ तक वीडियो में हो, सो प्लीज एक सेकंड लेके वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं। अब बात करते हैं हम स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट एनालिसिस। स्ट्रेटेजी तभी बनाई जा सकती है जब आपको पता हो कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा काम कर रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या रिस्क हैं। तो हम समझते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कैसे एनालाइज किया जाता है। सो अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें, सबसे पहले होता है जनरल वर्सेस टास्क एनवायरनमेंट। जनरल होते हैं जैसे ब्रॉड फैक्टर्स जो इनडायरेक्टली बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं, जैसे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चर, टेक और ट्रेंड्स। फिर हमारे पास आता है टास्क एनवायरनमेंट जो डायरेक्टली कंपनी को डे टू डे ऑपरेशन में इफेक्ट करते हैं, जैसे कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर। जैसे कोविड पेंडेमिक जनरल एनवायरनमेंट, अमेज़न का न्यू सेलर पॉलिसी, टास्क एनवायरनमेंट। अब हम बात करते हैं PESTLE एनालिसिस। ओके, सो इसमें आता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल। ये जो है PESTEL इज अ टूल जिसे कंपनियां 6 मेजर मैक्रो फैक्टर्स को एनालाइज करती है। ओके, सबसे पहला पॉलिटिकल, जैसे कि गवर्नमेंट रूल, टैक्स, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। दूसरा इकोनॉमिकल, जैसे कि इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट, GDP। ओके, जब इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं तो लोग लोन्स कम लेते हैं, कार सेल गिर सकती है। सो ऐसी चीजों को एनालाइज करते हैं। फिर सोशल, कल्चर, पॉपुलेशन, ट्रेंड, एजुकेशन लेवल। ओके, एग्जाम्पल हेल्दी ईटिंग ट्रेंड बढ़ रहा है तो जोमेटो हेल्दी फूड्स के ऑप्शन ऐड करेगा। ओके, फिर आता है हमारे पास टेक्नोलॉजिकल, ऑटोमोबाइल, AI, इनोवेशन। जैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़न का AI बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम होता है। ओके, फिर हम बात करते हैं लीगल, लेबर लॉ, डाटा प्रोटेक्शन, कस्टमर प्रोटेक्शन लॉ। ओके, फिर आता है एनवायरमेंटल की पोल्यूशन कंट्रोल, क्लाइमेट चेंज सिचुएशन। कंपनीज अब प्लास्टिक फ्री पैकिंग अडॉप्ट करती है। सो ये सब चीजें एनालाइज करना पड़ता है। ओके, फिर हमारे पास आता है पॉटर्स 5 फोर्सेस। ओके, अब पॉटर के 5 फोर्सेस है जो हमने कल भी बात करी थी, जो हमें एनालाइज करना पड़ता है एक न्यू इंडस्ट्री लाने से पहले। ओके, या न्यू प्रोडक्ट या फिर न्यू बिजनेस करने से पहले। जैसे कि जो 5 चीजें हैं वो है पावर ऑफ बायर, सप्लायर, न्यू एंट्रेंट, सब्स्टिट्यूट, इंडस्ट्री, राइवल्स। ओके, सो इसके ऊपर एक अलग वीडियो मैंने बना रखी है, अगर टाइम मिले तो उसे जरूर देखें। सो फिर मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहले आता है पावर ऑफ बायर्स। ओके, कि बार्गेनिंग पावर कितनी है। अगर कस्टमर के पास ज्यादा ऑप्शन है तो उनकी पावर ज्यादा होगी। ओके, सो वो एक फैक्टर होता है कि तुम डिसाइड करते हो कि इस चीज में निकलना है कि नहीं। ओके, फिर बार्गेन पावर ऑफ सप्लायर, कि सप्लायर के पास कितना पावर है। अगर सप्लायर लिमिटेड है तो उनका कंट्रोल ज्यादा होगा। थ्रेट टू न्यू एंट्रेंस, नया कंप्यूटर मार्केट में इजीली आ सकता है या नहीं। जैसे टेलीकॉम मार्केट में जियो ने एंटर करके पूरा गेम चेंज कर दिया। ओके, सो दूसरा होता है सब्स्टिट्यूट्स है कि नहीं। ओके, अगर कोई प्रोडक्ट है आपका जो रिप्लेस हो सकता है, जैसे शुगर का सब्स्टिट्यूट हो गया जैगरी। ओके, सो वो एनालाइज करना पड़ता है। फिर होता है, फिर तुम्हें देखना पड़ता है कि कंपटीशन एक्सिस्टिंग प्लेयर्स के बीच में कितना है। ओके, जैसे जोमेटो वर्सेस स्विगी हो गया, वोडाफोन वर्सेस जियो हो गया। ओके, पॉटर 5 फोर्सेस के बाद हमें आता है ग्लोबल एनवायरनमेंट एनालिसिस। ओके, इसमें क्या है, हमें देखना पड़ता है कि क्योंकि आजकल हर जगह पे हम बिजनेस चला रहे हैं तो देखना पड़ता है कि ग्लोबल ट्रेंड कैसा है, ट्रेड लो वहाँ की कैसे है, करेंसी रेट क्या है। ओके, सो ये सब भी देखना पड़ता है। फिर हमारे पास आता है स्ट्रेटेजिक ग्रुप। अब स्ट्रेटेजिक ग्रुप में ये आता है हमें उन कंपनियों को भी देखना पड़ता है जिनकी जो हमारे जैसा सेम प्रोडक्ट बेच रही है और हमारी स्ट्रेटेजी यूज कर रही है। जैसे मैकडोनल्ड, बर्गर किंग, KFC, सबका सिमिलर प्राइसिंग और टारगेट ऑडियंस होता है।
ओके। फिर आता है हमारे पास सिनेरियो प्लानिंग। सिनेरियो प्लानिंग होता है कि फ्यूचर अनप्रिडिक्टेड होता है, कंपनीज को अलग अलग सिचुएशन के लिए फ्लेक्सिबल प्लान रेडी करने होते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं हम सिनेरियो प्लानिंग। फिर हमारे पास आता है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। ओके, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ये वो की एरिया होते हैं दैट मस्ट गो राइट फॉर सक्सेस। ओके, जैसे कि अगर हम जोमेटो की बात करें, फास्ट डिलीवरी, गुड रेस्टोरेंट ऑन बोर्ड, इजी टू यूज ऐप। ओके, सो ये उसके CSFS हो गए, यानी कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। ओके, अब हम बात करेंगे इंटरनल इन्वायरमेंट एनालिसिस के बारे में। हम बात करते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट की। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं रिसोर्स बेस्ड व्यू। रिसोर्स बेस्ड व्यू का मतलब है अंदर देखो बाहर नहीं। मतलब कंपनी की स्ट्रेंथ उसके इंटरनल रिसोर्स में है, अगर वो यूनिक है, वैल्यूएबल है, तो वही कॉम्पिटिटिव एज बन सकता है। ओके, दूसरा अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ रिसोर्सेज। जैसे एक कंपनी के पास फिजिकल रिसोर्स होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होता है और ऑर्गेनाइजेशनल होता है। ओके, फिजिकल लैंड, फैक्ट्री और इक्विपमेंट, ह्यूमन एम्प्लॉइज, स्किल्स और एक्सपीरियंस, और ऑर्गेनाइजेशन जैसे सिस्टम, प्रोसेस और कंपनी का कल्चर और वैल्यू। अब हम बात करते हैं रिसोर्स कैपेबिलिटी और कोर कॉम्पिटेंसी। ओके, सो अगर हम बात करते हैं रिसोर्स की, उसका मतलब है क्या चीजें हमारे पास हैं, जैसे स्टाफ, टेक, मनी। कैपेबिलिटी की बात करें तो उन चीज़ों को कैसे यूज़ करते हैं, जैसे फास्ट डिलीवरी सिस्टम हो गया या जो भी है, उसको हम कैसे यूज़ कर पा रहे हैं। ओके, फिर हमारे पास आता है कोर कॉम्पिटेंसी, यानी वो स्पेशल एबिलिटी जो कंप्यूटर के पास नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस की। ये वो टूल है जो हेल्प करता है ये देखने में कि हर बिजनेस एक्टिविटी लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, डिलीवरी में स्ट्रेंथ क्या है और इम्प्रूवमेंट कहाँ चाहिए। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशंस की। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन क्या होता है कि स्ट्रेटजी कैसे फॉर्म होती है। सो पहला होता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रेटजी। ओके, सो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारी स्ट्रेटजी को इन्फ्लुएंस करती हैं। सो इसमें जो है सबसे पहले आता है एनवायरनमेंट, रिसोर्स, लीडरशिप और कल्चर। एनवायरनमेंट जैसे मार्केट ट्रेंड क्या है, कि अभी डिमांड क्या है, किस चीज़ में ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम अपना स्ट्रेटजी बनाएंगे। ओके, फिर रिसोर्सेज कि हमारे पास क्या क्या है। ओके, लीडरशिप जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसका माइंडसेट क्या है, अगर वो रिस्क लेने वाले हैं तो उस हिसाब से स्ट्रेटजी होगी, अगर वो नहीं रिस्क लेने वाले हैं तो उस हिसाब से स्ट्रेटजी होगी। फिर आता है हमारे पास कल्चर, कंपनी का वर्क स्टाइल कैसा है। सो ये सब चीज़ें हमारी स्ट्रेटजी फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करती है। अब बात करते हैं जेनेरिक स्ट्रेटजी बाय माइकल। ओके, अब माइकल का क्या कहना था कि कंपनियां 3 बेसिक वे में compete करती हैं। एक कॉस्ट लीडरशिप, जो सबसे लो कॉस्ट में प्रोडक्ट देना। ओके, सो इनका स्ट्रेटजी होता है कि सबसे लो कॉस्ट में सामान देंगे, जैसे डीमार्ट हो गया, पतंजलि हो गया। दूसरा होता है डिफरेंशिएशन, अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाना, जैसे कि एप्पल करता है। ओके, या फिर फोकस स्ट्रेटजी, ये क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक नीच या एक स्पेसिफिक डिटेल पे मार्केट करती है और किसी और चीज़ पे फोकस नहीं करती। जैसे तुमने देखा होगा रोलेक्स वॉच, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बनाती है, वॉच, इसलिए वो अलग है। ओके, अब बात करते हैं हम एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज की। मार्केट को हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, तो इसके जो इसमें 4 टाइप ऑफ ग्रोथ बताए हैं एनसॉफ मैट्रिक्स ने। एक है मार्केट पेनिट्रेशन, उसमें क्या होता है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सेम मार्केट, ओके, पर मोर एड्स और मोर ऑफर्स। ओके, फिर क्या, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नया प्रोडक्ट सेम कस्टमर, जैसे आईफोन SE फॉर बजट बायर्स। ओके, फिर आता है मार्केट डेवलपमेंट, इसमें क्या, सेम प्रोडक्ट न्यू मार्केट, जैसे जोमेटो एंटरिंग UAE। फिर आता है हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन, जैसे न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट, जैसे टाटा एंटरिंग फैशन एंड रिटेल। फिर हमारे पास आता है इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज, इसमें क्या आता है, हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन, जहां कॉम्पिटिटर को एक्वायर करना, जैसे एग्जांपल फेसबुक बाइंग इंस्टाग्राम। फिर हमारे पास आता है वर्टिकल इंटीग्रेशन, अपने सप्लाई चेन पे कंट्रोल लेना, जैसे रिलायंस बाइंग लॉजिस्टिक्स, रिटेल प्रोडक्शन। अब बात करते हैं हम कॉम्पिटिटर एंड इंडस्ट्री एनालिसिस की। सो किसी भी कंपनी के लिए ये समझना जरूरी होता है कि उसका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। इस एनालिसिस में 4 चीजों को देखा जाता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, गोल, एनालिसिस। ओके, सो स्ट्रेंथ, कंप्यूटर की ताकत क्या है, वीकनेस, उनकी कमजोरी क्या है, गोल, वो क्या अचीव करना चाहते हैं, और स्ट्रेटजी, वो किस तरह मार्केट में compete कर रहे हैं। ओके, जैसे जोमेटो को देखना होगा कि स्विगी का गोल क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है और उनकी वीकनेस क्या है। ओके, अब हम बात करते हैं ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव स्ट्रेटजीज। ओके, ऑफेंसिव क्या है, अटैक, कॉम्पिटिटर पे अटैक करना, जैसे कि
प्राइस वॉर, अपना जैसे अगर वो 100 में बेच रहे हो तुम 50 में बेच रहे हो, वो 100 रुपये में एक फीचर दे रहे हो तुम 2 दे रहे हो, ओके, उसे बोलते हैं ऑफेंसिव। डिफेंसिव बोलते हैं अपने पोजीशन को सिक्योर करना, जैसे लॉयल्टी प्रोग्राम करना, कस्टमर सर्विस देना, ओके। जैसे जियो ने जब फ्री डाटा दिया था वो ऑफेंसिव स्ट्रेटजी है, ओके। और एयरटेल ने अपनी डिफेंसिव स्ट्रेटजी एक्टिवेट किया, लाइक एक्स्ट्रा डेटा, रोल ओवर, म्यूजिक बेनिफिट। फिर हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक कंट्रोल एंड एवोल्यूशन, ओके। सो इसमें क्या आता है, सबसे पहले आता है एक बैलेंस स्कोर कार्ड, ओके। बैलेंस स्कोर कार्ड एक ऐसा मॉनिटरिंग टूल है जो कंपनी की परफॉर्मेंस को 4 एरियाज में मेजर करता है, जैसे फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल प्रोसेसेस और लर्निंग एंड ग्रोथ, ओके। जैसे वो देखता है फाइनेंशियल, प्रॉफिट, लॉस और रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट कितना है, कस्टमर कि अगर कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड है या नहीं, इंटरनल प्रोसेसेस, ऑपरेशनल इफेक्टिवली हो रहे हैं कि नहीं, और जो हमारी ट्रेनिंग और इनोवेशन में ग्रोथ हो रही है कि नहीं। जैसे कि अगर एक बैंक है वो सिर्फ अपने प्रॉफिट में अगर फोकस करता है तो और कस्टमर सेटिस्फेक्शन गिर रहा है तो लॉन्ग टर्म में वो बिजनेस नहीं चलेगा, ओके। तो ये सारी चीजें एनालाइज करनी पड़ती हैं, ओके। फिर आता है हमारे पास ऑपरेशनल कंट्रोल। ऑपरेशनल कंट्रोल कुछ नहीं है, ये होता है डेली बेसिस पे चेक करना कि जो स्ट्रेटेजी ग्राउंड लेवल पे हो रही है वो ठीक से हो रही है या नहीं, ओके। जैसे कि डोमिनोज हर ऑर्डर की डिलीवरी टाइम मॉनिटर करता है, अगर टारगेट में थोड़ा भी इधर उधर होता है तो वो रिपोर्ट जाती है। फिर आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिक्स, कैसे कंपनी को मैनेज और कंट्रोल किया जाता है, ओके। ये टॉप लेवल लीडरशिप, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर के रोल को क्लियर करता है, ओके। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों जरूरी है, ये इन्वेस्टर का ट्रस्ट बनाए रखने में हेल्प करता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, फ्रॉड प्रिवेंट होते हैं और फेयर डिसीजन मेकिंग एंश्योर करता है, ओके। जैसे इन्फोसिस, TCS, इनकी गवर्नेंस स्ट्रक्चर इतनी स्ट्रांग है कि इन्वेस्टर का भरोसा बना रहता है, ओके। अब 5 की पिलर्स जो इसके हैं वो है ट्रांसपेरेंसी, कि सब कुछ ओपन बताया जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर शेयर होल्डर को अपना काम समझाएंगे, अकाउंटेबिलिटी, गलती पे जो भी जिसकी भी गलती होगी वो अकाउंटेबल होगा, फेयरनेस, सभी शेयर होल्डर के साथ जस्टिस होगा, और इंडिपेंडेंस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बायस नहीं होंगे, ओके। अब ग्लोबल मॉडल ऑफ कॉर्पोरेशन में अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास आते हैं 4 तरीके। एक होता है एंग्लो अमेरिकन जो US और UK का है, जो शेयर होल्डर फोकस्ड होता है। फिर आता है हमारे पास जर्मन, जो जर्मनी में है, ये 2 टायर बेस्ड होता है, इसमें 2 चीज़ों पे हम फोकस करते हैं, मैनेजमेंट और कंट्रोल में। फिर आता है जापानीज, जो इंटरनल कंट्रोल और कॉन्शियसनेस बेस्ड होता है। फिर आता है हमारे पास इंडियन, जो मिक्स मॉडल है, जो SEBI गवर्नेंस गाइडलाइन से चलती है, ओके। सो ये था कुछ क्विक रीकैप, जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो तुम्हें आ सकते हैं, और जो पिछली वीडियो है वो भी जरूर देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।